हेलो दोस्तों, मैं शिव यादव। बायोकोर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर। इसमें हम माइटोसिस डिवीजन को अच्छे से पढ़ा चुके हैं और शायद आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ना आए तो कमेंट में हम मुझे बताना, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मियोसिस डिवीजन को हम 2 पार्ट में समझाएंगे, ठीक है। इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ओके। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के जितना नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से ज़्यादा बताएंगे, उसमें कुछ फिगर है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आज जहाँ तक हो पाता है उसको हम बताएंगे, उसके बाद पार्ट 2 इसका कल दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे, मियोसिस डिवीजन के। मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन को बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। इसकी डिस्कवरी कौन किया था, डिस्कवरी कौन किया था, उनका नाम था फार्मर, FARMER, ठीक। फार्मर एंड मूरे, मूरे, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मियोसिस डिवीजन की खोज की। और इसके और सारे काफ़ी नाम हैं। इसको और बोल सकते हैं क्या, मियोसिस डिवीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। या इसी को और क्या बोल सकते हैं, एंड ना लिखे, और क्या, हेट्रोटिपिक डिवीजन, हेट्रोटाइपिक डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग बोलते थे क्या, होमोटाइपिक डिवीजन, ठीक। और माइटोसिस को यहाँ पर जैसे मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं, माइटोसिस को क्या बोले थे, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जान लो। जो सेल मियोसिस प्रक्रिया में भाग लेगी, ठीक है, जो सेल मियोसिस में जाएगी उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेल अंडरगोइंग, इसमें मियोसिस, मियोसिस डिवीजन क्या बोलते हैं उसको, ऑल्सो कॉल्ड एज मियोसाइट्स, मियोसाइट सेल, ठीक। मियोसिस प्रक्रिया होगी कहाँ पर, मियोसिस कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में। मियोसिस अकर इन ऑलवेज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल, किसमें, डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल का मतलब यह है कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो, डबल हो, ठीक है, जोड़े में हो, ठीक, डिप्लॉयड सेल। और वो सेल डिप्लॉयड तो होगी, उसके साथ साथ क्या होगी, कौन सी, कहाँ की सेल होगी। जैसे पूरी बॉडी में तो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, कहाँ के सेल में मियोसिस होगा, जर्माइनल सेल होगी तब, एंड जर्माइनल सेल यानी कि ऐसे सेल जो हमारे क्या बनाते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और वो सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं, और उन सेल को क्या बोलते हैं, जर्माइनल सेल बोलते हैं। इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या, मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, वन टाइम रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का बनना, वन टाइम रेप्लिकेशन, बट टू टाइम, टू टाइम्स क्या, सेग्रीगेशन। माइटोसिस में क्या था, एक बार रेप्लिकेशन हो रहा था और 2 बार क्या, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सेग्रीगेशन होता था, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेल साइकिल पढ़ रहे थे, क्या, सेल साइकिल,
सेल साइकिल में दो तरीके के फेज बताए थे। एक क्या था, एक आई फेज था और दूसरा क्या था, एम फेज था। ठीक है, आई फेज में कितने सब फेज होते थे, 3 होते थे। क्या, G1, S और G2। एम फेज आगे चलकर 2 डिवीजन में बढ़ता था, एक माइटोसिस एक मियोसिस। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, यस फेज में होता है। ठीक, सेग्रीगेशन कितने बार होगा, 2 बार होगा। सेग्रीगेशन कहाँ पर 2 बार होगा, जैसे कि उसमें सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन किसका होगा, क्रोमोसोम का होगा, डीएनए मटेरियल का होगा। ठीक है, जैसे हम लोग माइटोसिस पढ़े थे यानी कि समसूत्री विभाजन पढ़े थे, उनमें कहाँ पर डीएनए अलग हुआ था, जाके एनाफेज में ना, एनाफेज में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम क्या थे, जैसे जुड़े हुए थे वो क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। तो इनमें 2 बार होगा। तो इसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया जो मियोसिस प्रक्रिया है ये 2 चरण में पूर्ण होती है ना। मियोसिस जो कंप्लीट होती है 2 चरण में होती है। एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक को बोलते हैं मियोसिस सेकंड। एक को क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के किसमें, पहला वाला जो होगा एनाफेज फर्स्ट में, और दूसरा वाला कहाँ पर होगा, एनाफेज सेकंड में। दूसरा कहाँ पर होगा, एनाफेज सेकंड में। तो चलिए एक बार इसको नोट करिए, हम इसको रिमूव करके अब आगे पूरा मियोसिस को अच्छे से समझाएंगे कि कैसा कैसा क्या होता है इसमें पूरी प्रक्रिया। ठीक है, इसको नोट करिए। तो एक बार हम लोग मियोसिस के आउटलाइन को देख लगते हैं ना, उसके थोड़ा उससे क्या हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। ये क्या है, मियोसिस डिवीजन है। मियोसिस डिवीजन और यम यानी कि यम फेज में चल रहा है, यम फेज का ही भाग है, क्योंकि यम फेज में माइटोसिस भी हो रहा था, उसके बाद मियोसिस भी हो रहा था ना। जो मियोसिस है ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, 2 फेज में कंप्लीट होगी। एक होगा आई फेज। ठीक, यानी कि जो सेल मियोसिस में गई रहेगी पहले वो क्या करेगी, अपने आप को तैयार करेगी। तैयार किस में करेगी, आई फेज में। और डिवीजन किस में करेगी, यम फेज में। डिवीजन किस में होगा, यम फेज में। तैयार करेगी किस में, आई फेज में। ये हम पढ़ा चुके हैं। आई फेज के 3 क्या, G1, S, G2। यस में क्या हो रहा है, डीएनए का डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मियोसिस। मियोसिस कितने चरण में पूर्ण होती है, 2 चरण में। मियोसिस कितने चरण में पूर्ण होती है, 2 चरण में। यानी कि इसको हम फिर से 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर ना लिख करके इसको ऐसे इसके सामने लिख दे रहे हैं, क्या, G1, और ये क्या है, यस, और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, G2। ठीक है, 2 चरण में पूर्ण हो रही है। पहले चरण को क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। पहले को क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। दूसरों को क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकंड। क्या, मियोसिस सेकंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के अब जब कोई सेल डिवीजन करेगी, हम ये भी बता चुके हैं, कोई सेल जब डिवीजन करेगी तो पहले किसका डिवीजन करेगी, अपने कैरियोप्लाज्म का, मतलब न्यूक्लियस का। ठीक है, पहले किसका डिवीजन करती है, न्यूक्लियस का। जब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद किसका डिवीजन करती है, साइटोप्लाज्म का। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इस तरीके से। पहले क्या होगा, ये वाला भाग यहीं तक लिख लेना। पहले क्या है आपका, कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस फर्स्ट। पहला भाग क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैसा होगा, फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा क्योंकि मियोसिस फर्स्ट है। ठीक, अब कैरियोकाइनेसिस कितने चरण में पूर्ण होता है, 4 चरण में। ठीक है, कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट वाला क्या है,
टीलोफेज। चूंकि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस प्रक्रिया दो भागों में पूर्ण हो रही है। ठीक, अब क्या लिखोगे, प्रोफेज जो फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ये कैसा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में होता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को भी पूर्ण होने में 4 से 5 चरण में मतलब का टाइम लगता है, या फिर उतना फेज जाना पड़ता है। प्रोफेज फर्स्ट को हम लोग बांट सकते हैं किसमें, 5 सब फेज में, जिसको पहला बोलते हैं क्या, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन के बाद आपका जाइगोटीन, जाइगोटीन, तीसरा क्या है, पैकिटीन, पैकिटीन, और चौथा है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, और लास्ट वाला क्या है, डाइकाइनेसिस, लास्ट वाला क्या है, डाइकाइनेसिस। DIAKISIS। ठीक है, ये क्या हो गया आपका। और दूसरा दूसरा हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ऊपर साइड थोड़ा देख लेना। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद क्या, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का दो भाग, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस 4 फेज में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जो प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट का, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज स्टेज होता है वो 5 सब फेज में पूरा होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसके लिए एक वो बना दो, क्या ट्रिक आप लोग लिख देना, ले जाओ, जैसे जाओ, ले जाओ पर, पी से पर, डी से दे देना, ले जाओ पर दे देना, आपको याद करने का ट्रिक। ठीक है, अब ऐसे सेम इधर भी होगा। पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, क्योंकि मियोसिस सेकंड चल रहा है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये भी क्या है, सेकंड है। अब कैरियोकाइनेसिस के भी 4 फेज हैं। ठीक, कौन कौन से 4, वही लिख लेना, क्या, प्रोफेज, लेकिन ये सेकंड वाला चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख लेंगे। ऐसे मेटाफेज ना, आप लोग लिख लेना मेटाफेज सेकंड, फिर क्या, एनाफेज सेकंड। ऐसे इधर क्या लिखेंगे, एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज सेकंड। ठीक है, एक चीज और टर्म लिख लो कहीं पर आप लोग, जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है, जैसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसके बाद सेल का डिवीजन हो गया। जैसे न्यूक्लियस पहले डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद एक सेल का डिवीजन बन गया, एक सेल से 2 सेल बन गए। ठीक है, ये पहली बार हुआ। अब जब ये बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट तो जब एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस, जब ये वाला एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, एक न्यूक्लियस इसके अंदर है, फिर से क्या होगा, इन वाले न्यूक्लियस का फिर से डिवीजन होगा। तो अगली सेल में क्या होगा, एक सेल से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इस वाले सेल में भी 2 न्यूक्लियस, यानी कि यही सेम सेल है। ठीक, फिर इनसे क्या होगा, इनसे जब फिर से इनमें डिवीजन होगा, 2 सेल इधर बन जाएगी और 2 सेल इधर बन जाएगा, सब में अपना अलग अलग एम्ब्रियो और न्यूक्लियस है। कहने का मतलब वही हम बता रहे हैं कि जो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और कैरियोकाइनेसिस सेकंड जो होने का गैप है, इनके जो दोनों के बीच का गैप है, यानी कि जैसे ये तो पूर्ण हुआ, उसके बाद कुछ खाली टाइम के लिए अपना सेल रुकी है, तो जो इन दोनों का बीच का गैप है वो क्या कहलाता है, इंटरकाइनेसिस।
वो क्या कहलाता है? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, कहाँ पर लिख दें? यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम क्या? गैप बिटवीन, गैप बिटवीन क्या? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कौन सा? फर्स्ट, एंड कैरियोकाइनेसिस सेकंड। क्या कहलाएगा? इंटरकाइनेसिस। क्या कहलाएगा? इंटरकाइनेसिस। तो एक बार आप लोग इसको नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे अब। ठीक है, हम लोग आउटलाइन को एकदम अच्छे से समझ चुके हैं कि मियोसिस डिवीजन में क्या क्या होगा, उसके कितने फेज हैं, कैसे होगा। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग उसके फेज को जानेंगे कि इसमें क्या होगा, किसमें क्या नहीं होगा, उसको जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या? मियोसिस के फेज के बारे में। एकदम मियोसिस को, मियोसिस है ना, मियोसिस डिवीजन को, उसको एकदम फेज के बारे में जानेंगे, एकदम अंतिम में कैसा क्या होता है इसमें। जैसे हम पहले बता चुके हैं, मियोसिस किस में होगा? डिप्लॉयड सेल में ना, डिप्लॉयड सेल। और उस सेल को क्या बोलते हैं? मियोसाइट, मियोसाइट सेल। तो ये सेल कैसी होगी? 2n होगी। 2n का मतलब ये होता है कि उसमें क्रोमोजोम के क्रोमोजोम जो 2n वाले जितने भी जीव हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों के जो क्रोमोजोम होता है, अगर 2n वाली सेल है तो पेयर में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। जैसे मान चलिए एक क्रोमोसोम हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, ये दोनों दो क्रोमोसोम एक ही साथ रहेंगे। ठीक है, यानी कि एक हो गए। अब ऐसे ऐसे यहाँ पर एक क्रॉस और ऐसे बना दिए, तो यही क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लिख दें कैसे, पहले कैसे है? क्रोमैटिन की तरह फैले हुए हैं, 1 2, देखो जोड़े में है ना, जोड़े में है। क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमोजोम नहीं, क्रोमैटिन। जब आगे कंडेंस होंगे तब जाकर क्रोमोजोम बनेंगे। ये वाला कहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को? जीवन फेज में, जब कोशिका तैयार हो रही। कौन सी कोशिका है? मियोसाइट। ठीक, अब यही कोशिका जब किस में जाएगी? यस एंड किस में? G2 में। यस फेज में क्या हो रहा है? यस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। यस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यही क्रोमोसोम क्रोमैटिन के भाग में ही क्या है? डीएनए है। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा, यानी कि डीएनए का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? ऐसे देखो, सेंट्रोमियर एक ही, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? डीएनए का अमाउंट यस फेज में आकर बढ़ गया, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक, और कैसे रहेंगे? जोड़े में रहेंगे। ठीक है, और ये सेल कैसी है? 2n है। 2n को हम 4 क्रोमोजोम में समझा रहे हैं आपको, आपके समझने के लिए। ठीक है, 4 क्रोमोजोम समझने के लिए। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का शरीर बना कैसे है? हमारे माता पिता जब रिप्रोडक्शन किए हैं उससे पैदा हुए हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, जब जो भी हमारे सेल में, जो हमारा सेल है, उनमें अगर कोई क्रोमोसोम है या फिर कोई क्रोमैटिन है, तो आधा आधा मदर से आया है, आधा फादर से आया है। ठीक है, तभी कुछ लक्षण हमारे अंदर माता के दिखते हैं, कुछ पिता के दिखते हैं ना। तो जो ये क्रोमैटिन होगा, इसमें समझ लीजिए आप क्या कि एक एक क्या है? मदर से है ना, और दूसरा ये वाला सेट क्या है? फादर से है। ये आप लिख दे रहे हैं, मदर को एम से साथ साथ जोड़े में है ना। आधा माता का आ गया, आधा पिता का आ गया। ऐसे इधर भी आधा माता का आ गया और आधा पिता का आ गया। ठीक है, आपको समझने के लिए, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, इसको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, वैसे समझाने के लिए बता देना, क्योंकि आगे समझ में आएगा, ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए बता दिए हैं। अब मियोसिस फर्स्ट जो है, मियोसिस में 2 बार में पूरा होता है। क्या होता है? पहला मियोसिस फर्स्ट होता है। तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट को थोड़ा जानते हैं।
आउटलाइन में हम बताए हैं मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी कैसा होगा, फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस भी कैसा होगा, फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन होने में कितने फेज लगते हैं, 4 फेज लगते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम लोग पहले किसके बारे में जानेंगे, प्रोफेज के बारे में। पहला फेज कौन सा है, प्रोफेज। पहला फेज क्या है, प्रोफेज। और मियोसिस फर्स्ट चल रहा है इसीलिए हम इसको प्रोफेज फर्स्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट फेज है। और इसके कितने सब फेज हैं, 5, डिवाइड इन कितने, 5 सब फेजेज। 5 सब फेज में क्या था, पहला लिप्टोटिन था। ध्यान देना भैया पूरा, नहीं तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज आ जाओगे। पहला क्या था, लिप्टोटीन। लिप्टोटीन, लिप्टोटीन में हो क्या रहा है, ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उनमें क्या हो जाता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे माइटोसिस में बताए थे कि क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और क्या लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं हम, हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर हम जैसे बता दे रहे हैं क्या, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। हम न्यूक्लियस के अंदर कितने हम क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, 4 क्रोमोसोम। क्या, अब यहाँ पर समझ लो क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन जो होते हैं वो आकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यह नियम से डिनोट कर दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब जो क्या है, क्रोमैटिन फाइबर ये आकर यहीं पर ऐसे कंडेंस होने लगे, ठीक है। क्रोमैटिन फाइबर आकर क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे एक जगह पर। अब समझ लीजिए इसी में एक माता का है, एक पिता का है, ठीक है, अलग कलर्स बता रहे हैं। अब ये देखो एक पॉइंट पर कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक पॉइंट पर आकर ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं, बुके स्टेज, ठीक है। थोड़ा लिख लो कि ऑल क्रोमैटिन, ऑल क्रोमैटिन अटैच ए पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट, किसके पार्टिकुलर पॉइंट, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या हो जाता है, बुके स्टेज बन जाती है ना, बी ओ यू जी, नहीं जी नहीं रहेगा, क्यू, क्यू यू ई टी, बुके स्टेज। क्या बुके स्टेज, यही जो पार्टिकुलर पॉइंट पर आकर एक जुड़ गए हैं, क्या आ जाए, बुके स्टेज। जैसे बुके स्टेज में क्या होता है, एक ऐसे बुके क्या होता है, देखो जो ऐसे काफ़ी फूल का जो गुच्छा नहीं देते सब लोग, वो ये क्या है, बुके। तो देखो यहाँ पर एक फूल का गुच्छा जैसे बन चुका है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन में आ गया कि बुके स्टेज कहाँ दिखने को मिलता है, ठीक है, तो आप लोग क्या ऑप्शन मारोगे, लिप्टोटीन में। अगर लिप्टोटीन ऑप्शन नहीं दिया तो मियोसिस के प्रोपेज फर्स्ट में, ठीक। इसको आप नोट करिए।
समझ में आ रहा है ना। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आकर एक पॉइंट से जुड़ रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट का हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये समझ लो क्या चल रहा है, मियोसिस फर्स्ट चल रहा है, और मियोसिस फर्स्ट का क्या चल रहा है, प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट का हम लोग लिप्टोटिन पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, यानी कि उसको स्मॉल एस लिखे थे, उसको स्मॉल बी से लिख दे। दूसरा क्या है, जाइगोटीन, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में देखो क्या होता है, एक हम बताए थे कि कुछ कोशिकाएं, वो मतलब जैसे कि हम क्या बताए थे कि कोशिकाओं को, यानी कि जो सेल होती हैं उनको पता कैसे चलेगा कि हम मियोसिस करेंगे कि माइटोसिस करेंगे, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। तो उसके लिए हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन यस वाले फेज में, आई फेज का जो यस वाला था, G1 यस G2, अगर यस फेज में डीएनए पूर्ण रूप से, यानी कि एक डीएनए से पूरा 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 2 डीएनए बन गया, तब तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होगा, माइटोसिस होगी। ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन अगर वही एक डीएनए पूरी तरीके से रेप्लिकेट ना कर पाया, यानी कि थोड़ा सा इसका भाग रह गया, ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं मियोसिस करती हैं। ठीक है, कुछ परसेंट उसका भाग डीएनए नहीं बन पाता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो डायरेक्ट लिख लो क्या, फॉर्मेशन ऑफ जिग डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ जिग डीएनए। जिग डीएनए वही है जो पूरा फॉर्म नहीं पाया था। ठीक है, और जिग डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जाइगोटिन स्टेज में बन रहा है। ठीक है, जो यस फेज में रिप्लिकेट नहीं हो पाता, आके इसमें रिप्लिकेट होने लगता है। और इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ किसका शुरुआत हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर का, इनिशिएशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इसका कुछ जैसे क्रॉसिंग ओवर इसके बाद वाले में होगा, तो इसमें कुछ ऐसे बनने लगेंगे कि लगेगा कि हाँ क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। ठीक है, और क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्या, या फिर पेयरिंग अकर, पेयरिंग अकर विथ द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या इसी को SN लिख लो। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और क्या लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट, और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेट्राड। अब समझो इसको, अब समझो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या शुरुआत में फिगर बनाए थे ना, शुरुआत में कैसा फिगर बनाए थे, 4 दिखाए थे ना, ये डबल हो गए थे, दोनों आपस में कैसे रहते थे, जोड़े में रहते थे। इनका कंडेंसेशन हुआ कुछ यहाँ पर किनारे जुड़कर। ठीक है, तो कंडेंसेशन होने के बाद थोड़ा क्रोमोसोम की तरह हल्का फुल्का दिखने लगे। ठीक है, क्रोमोसोम की तरह हल्का फुल्का क्या होने लगे, दिखने लगे। तो ये दोनों साथ साथ हैं, ये दोनों साथ साथ हैं। अगर इनको हम बाहर कर दें, ये तो न्यूक्लियर है, मेम्ब्रेन है, इसी के अंदर है, इसको हम बाहर कर दें, ठीक, ठीक है, इनको हम थोड़ा बाहर कर दे रहे हैं, और बीच में ये किससे जुड़े हुए हैं, बीच में कुछ मटेरियल आकर जुड़ गया, यही क्या है आपका, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जब साथ साथ जो क्रोमोसोम होते हैं, जो साथ साथ एक दूसरे के साथ साथ हैं, इनको क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम।
होमोलॉगस, ठीक, एक दूसरे के क्या हैं, होमोलॉगस हैं, ठीक है। और ये जो बना है, ये जो बना है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वायावैलेंट। इसी को क्या बोलेंगे, बायावैलेंट, या फिर क्या बोल देते हैं, टेट्राड, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, टेट्राड, ठीक, समझ गए। टेट्रा मतलब, टेट्रा मतलब होता है फोर ना, टेट्रा मतलब क्या होता है, फोर होता है। यानी कहने का मतलब यही है, देखो इसमें एक क्रोमेटिड, दो, तीन, चार, ये इसलिए क्या कहला रहे हैं, टेट्राड। बायावैलेंट यानी कि दो आकर जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से। ये प्रक्रिया किस में हो रही है, जाइगोटीन में, ठीक है। ये प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, ये देखो, पेयरिंग अकर विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। किसका पेयर, ये जो क्रोमेटिन का ना, किसके मदद से जुड़ेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद जुड़ेंगे। अब जब ये पूरी संरचना बन जाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, इसी कंडीशन को, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। किसका पेयरिंग होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पूरा क्रोमोसोम बना नहीं यहाँ पर, लेकिन समझने के लिए लिख सकते हो आप, ठीक है। ठीक, इतना समझ गए। इसको एक बार लिखो, हम इसको रिमूव करेंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, अब क्या है, पाइकिटिन, पाइकिटिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो दोनों ये टेट्राड बने थे, जो दोनों ये क्या थे, टेट्राड, ठीक है। जो दोनों ये टेट्राड बने थे, किससे जुड़े हुए थे, ये किससे जुड़े हुए थे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, यानी कि SN-C से, ठीक है। या फिर चार क्रोमोसोम लेके चल रहे थे, तो आप लोग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ऐसे ऐसे बना लो, इसी के साइड में दो जोड़े में और बना लो, ऐसे वहाँ भी कर लेना, ठीक है। ऐसे उसमें जो इसके पहले जाइगोटिन वाला था, उसमें भी आप लोग दो फिगर ऐसे बना लेना, ठीक। ये भी क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा, पैकिटीन जो होता है, ये लॉन्गेस्ट क्या है, सब फेज है, किसका, लॉन्गेस्ट सब फेज किसका है, प्रोफेज फर्स्ट का, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट का लॉन्गेस्ट है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स हियर। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, तो किस में होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है, पैकेटीन सब स्टेज में होता है, ठीक। मियोसिस फर्स्ट के पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर समझ लो क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक। हाँ, थोड़ा और लिख लो, नहीं समझ लो। देखो, अगर हम एक क्रोमोसोम उठा लिए, एक क्रोमोसोम उठा लिए, अगर इसको अलग करेंगे, एक क्रोमेटिड बना, ये अलग क्रोमेटिड बना, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं, क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, वो किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो, ये जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। वैसे क्रॉस तो कई जगह पर बनते हैं, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ दो ही जगह दिखा रहे हैं। जो क्रॉस हो रहा है, ठीक, ये किनके बीच में हो रहा है, क्या इनके इनके बीच में हो रहा है, नहीं,
ये दूसरा क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है, ये दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, पहले थोड़ा और लिख लो कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसके, एंजाइम के अंदर कंट्रोल होता है ना, एंजाइम के अंडर कंट्रोल वाला प्रोसेस है ये, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइमेटिक प्रोसेस। क्रॉसिंग ओवर कौन से एंजाइम्स हो गए, रिकम्बिनेजिंग एंजाइम, ठीक है। हेल्प ऑफ रिकम्बिनेज एंजाइम। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, ये देखो निड्यूल की तरह एक मतलब उभरा हुआ भाग बन जा रहा है। जैसे मान के चलिए ये है इसका अलग क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम का दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। अब जहाँ पर जुड़ रहा है यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिखने लगता है। जो दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, एंड फॉर्म। रिकम्बिनेज एंजाइम्स होगा, एंड किसका फॉर्मेशन होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ किसका, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, यानी कि यही क्या है आपका, रिकम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। ये जो बीच में दिख रहा है, देखो एक लाइन और लिख लो उसके बाद समझाएं क्या, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में डीएनए का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो, यानी कि जो उनका जेनेटिक मटेरियल है। देखो कहने का मतलब यही है, जैसे अभी दोनों क्रॉस किए, ये दोनों क्रॉस किए, इसका जो यहाँ वाला मटेरियल था इस पे चला गया और इसका ये वाला मटेरियल इस पे आ गया। तो ये अपना क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या आप लोग पैकेटिन को समझ गए, ठीक। पैकेटिन को अच्छे से समझ चुके होंगे। जेनेटिक मटेरियल किसका किसके किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम का हो गया, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमैटिड और इसका ये वाला क्रोमैटिड, ये क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर कहलाएंगे। नॉन सिस्टर सिस्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिए ना। और जो ये नोड्यूल बनेगा उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे अब। चौथा क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा, देखो ये जो दोनों क्रोमैटिड थे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो थे, ये एक दूसरे पर एकदम बढ़िया से क्रॉस बना लिए हैं, ठीक। ये इधर चला गया है और ये इधर चला गया है, ठीक है। अपना मटेरियल तो एक्सचेंज कर चुके हैं। अब जो यही बनेगा, अब जो यही क्रॉस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि एक सिस्टर क्रोमैटिड और दो सिस्टर क्रोमैटिड, ये जो क्रॉस बना है, ये जो दोनों क्रॉस बने हैं, ये क्या कहलाएंगे, कियाजमाटा कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कियाजमाटा, CHISMATA, क्या है ये, कियाजमाटा, या इसी को कियाजमा भी बोलते हैं, ठीक। और कैसा होता है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यही है, यही क्या है आपका कियाजमा है, ठीक। और क्या था, वहाँ पर भी एक इससे जुड़े थे पैकेटिन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, SN
सी। तो जो इसमें क्या होगा, डिप्लोटिन में जो स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैं ये डिजॉल्व होने लगते हैं। डिजॉल्व मतलब खत्म होने लगते हैं, ठीक है, या डिजॉल्व थोड़ा कम सही है। इसके लिए एक टर्म होता है क्या, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन। स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का क्या होने लगता है, डिपोल्यूशन होने लगता है। और क्या होता है, जब यही क्रोमैटिन जब यही क्रोमैटिन जब ये खुलेंगे, जब ये खुलेंगे क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स समझ लो ये दोनों हैं क्या हैं, क्रॉस बनाए हुए हैं। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक बीच की चैन है, जब ऐसे चैन में इसे खुलता चला जाएगा तो क्या क्रोमैटिन जो इसे पहले चिपके हुए थे, दोनों क्रोमैटिन जो चिपके हुए थे इसे खुलते चले जाएंगे। जैसे आप लोग अपने स्वेटर का चैन ले लो, स्वेटर जो कोट का चैन होता है, ठंडी वाला जो कोट है, उसको जब आप इसे खोलोगे तो ये कैसे होगा, खुलता चला जाएगा। तो जब ऐसे खुलेगा एक अलग तरीके का डीएनए दिखने लगेगा, एक अलग तरह का क्रोमोजोम दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होगा, डीएनए अनकॉइल्ड, डीएनए जो कॉइल्ड किया है वो अनकॉइल्ड होने लगेगा एंड लुक लाइक लैंप ब्रश। पहले घर में जो लालटेन आती थी उसको साफ करने के लिए एक ब्रश आता था, ठीक है, उसी की तरह क्या होता है, दिखने लगता है लैंप ब्रश। और लैंप ब्रश दिखने इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंप ब्रश, क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्रोमोसोम तो है ही लेकिन लैंप ब्रश, यानी कि ये है, ये खुलता चला गया, ऐसे कुछ बन जाता है, ठीक है। ये हम क्या होता है, ह्यूमन में एब्सेंट होता है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो डिप्लोटिन में क्या हुआ, किएज्मा का फॉर्मेशन हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। डिप्लोटिन में क्या हुआ, किएज्मा का फॉर्मेशन हुआ। अगर कोई पूछ ले लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहाँ बन रहा है, तो भी कहाँ बन रहा है, डिप्लोटिन स्टेज में, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए, हम इसको रिमूव करेंगे। अब प्रोफेज फर्स्ट का जो लास्ट सबसे बचा है क्या, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक। होगा क्या, देखो, जो क्रोमोसोम किएज्मा का फॉर्मेशन किए थे, जो ये सटे हुए थे क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, वो अलग होने लगेंगे। अलग होने का मतलब ये है, जिससे मान के चलिए ये वाला हम रंगीन बना दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम क्या है, रंगीन है, ये चाहे माता वाला हो चाहे पिता वाला हो, जो आप लोग समझ लो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये हम रंगीन कर दिए। अब होगा क्या, ये क्या था, किएज्मा था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो खत्म हो गया था डिप्लोटिन में ही। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म होंगे, वही तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसको जोड़े रखा था ना, वही जोड़े रखा था इन दोनों को, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, ये दोनों इधर अपने मतलब जब खुल जाते हैं तो अपोजिट साइड बढ़ने लगते हैं थोड़ा सा। जब अपोजिट साइड बढ़ेंगे, जहाँ पर क्रॉस किए रहेंगे, जहाँ पर क्रॉस किए रहेंगे, ठीक, वहाँ पर होता क्या है यार, वहाँ पर होगा क्या, ये देखो यहाँ पर क्रॉस किए हैं तो इसका जो रंगीन वाला पार्ट है, कुछ पार्ट इस पे चला जाता है, और इसका जो हेलो वाला पार्ट जो दिखाएं खाली वाला भाग, इस पे चला जाता है, ठीक है। बाकी ये पूरा कैसा है, रंगीन है, और उधर वो पूरा कैसा है, खाली है, ठीक।
इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल इस पर चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पे आ गया, किसमें, डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस को लिए टर्म यूज करते हैं क्या, टर्मिनल क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किसका, ऑफ कियाज्मा का या कियाज्माटा का। टर्मिनलाइजेशन मतलब होता यही कि देखो कियाज्मा तो खत्म हो चुका है वहाँ पर, कहाँ पर आपके डाइकाइनेसिस में अलग हो गए, यहाँ पर डाइकाइनेसिस में आके अलग हो गए, ठीक। लेकिन एक टर्मिनल पर, एक किनारे पर आके जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको डाइकाइनेसिस, यानी कि जो क्रोमोसोम है पूरे अलग अलग नहीं हुए, यानी कि ये अलग अलग और अलग अलग ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दोनों कैसे हैं, इस फॉर्म में हैं, यानी कि नीचे कहीं पर जुड़े हुए हैं, बीच बीच में ऐसे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको डाइकाइनेसिस बोलते हैं। तो और इसमें क्या हो जाता है, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन किस में पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्रोमोसोम में, यानी कि स्टार्ट कहाँ हुआ था, लिप्टोटिन में, ठीक, लेकिन बदला कहाँ पर, एकदम जाके डाइकाइनेसिस में। और क्या है, सेंट्रोसोम मूव अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। और क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्या, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, ठीक। और क्या हो जाता है यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चल रही है, हमारे सेल में, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चल रही है, सेल में। और क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। लेकिन डाइकाइनेसिस क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। और जो ये पूरा जो सेल है, यहाँ पर सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल का काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना। ये क्या होता है, मूव करने लगते हैं, एक इधर पोल पर पहुँच जाता है और एक इधर पोल पर पहुँचने, मतलब मूव करते हैं, ठीक है, वो आगे जाके पहुँचेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट का जितने भी सब फेज हैं हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका जो अलग सा जो बचा रहेगा क्या, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टिलोफेज फर्स्ट, ये हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे। ये तो हम आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं ना, लेकिन क्या रहेगा कि आप लोगों को समझ में कम आएगा, और हम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक लेके जा रहे हैं, ताकि आपको अगर कोई नीट प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का फाउंडेशन तैयारी कर रहा है, तो उसको कोई समस्या ना पैदा हो, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए पूरा, ठीक। अब बचा हुआ कल पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।